प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं त्रिदोष के बारे में। तो देखिए, ये नेट के लिए उपयोगी है, वाईसीबी के लिए उपयोगी है और आपका योग एंड होलिस्टिक हेल्थ जो पेपर है उसके लिए उपयोगी है। साथ में आपका योग एंड वेलनेस पेपर है उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी है और सामान्य जानकारी के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, मानव शरीर के गठन में 3 दोष अर्थात प्रकृति तत्व होते हैं। यानी हमारी जो मानव बॉडी है उसका जो निर्माण होता है, उसका जो गठन होता है, उसकी जो बनावट होती है, उसमें 3 दोष अर्थात प्रकृति तत्व होते हैं जिन्हें वात, पित्त और कफ कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों दोषों में यानी वात, पित्त और कफ जो प्रबल होता है, जो प्रमुख होता है, वही हमारे शरीर का गठन निर्धारित करता है। और आयुर्वेद में तो अक्सर कहा भी जाता है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोबारा से सुनेंगे, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। यानी हमारा जो शरीर है वो आपको पता है कि वात, पित्त और कफ से मिलकर बना है और इन्हें संयुक्त रूप से त्रिदोष कहा जाता है। त्रि का मतलब 3 होता है और शरीर का निर्माण और धारण करने के कारण इन्हें धातु कहा जाता है, क्योंकि शरीर जो होता है उसका निर्माण भी इन्हीं के कारण होता है और शरीर धारण भी इसी की वजह से होता है, इसलिए इन्हें धातु भी कहा जाता है। और धातु और मल को दूषित करने के कारण इन्हें दोष कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि धातु और मल को दूषित करते हैं इसलिए इन्हें दोष कहा जाता है और त्रिदोष शरीर का निर्माण करते हैं इसलिए इन्हें धातु कहा जाता है। इन तीनों दोषों को शरीर का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। यानी आयुर्वेद में 3 पिलर जो कहे जाते हैं या त्रिस्तंभ जो कहे जाते हैं वो वात, पित्त और कफ हैं। और आयुर्वेद में ही 3 उपस्तंभ कहे जाते हैं, 3 उपस्तंभ कहे जाते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये क्या है? ये आयुर्वेद के उपस्तंभ कहे जाते हैं। महर्षि चरक एक सूत्र में कहते भी हैं कि त्रय उपस्तंभः आहारा सौपनो ब्रह्मचर्य मिति। यानी आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य इन तीनों उपस्तंभों का यथाविधि पालन करने से ही शरीर स्वस्थ व सुडौल रहता है। यानी 3 पिलर्स जो हैं वो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य हैं, सब पिलर्स। और जो 3 मेन पिलर हैं, मेन जो स्तंभ हैं वो वात, पित्त और कफ हैं। तो इन तीनों दोषों को शरीर का आधार स्तंभ कहा जाता है। इनकी सम अवस्था को स्वास्थ्य की निशानी माना जाता है। अगर ये तीनों शरीर में संतुलित मात्रा में है तो इसका मतलब ये है कि आपका शरीर स्वस्थ है, और अगर ये विषम अवस्था में है तो इसका मतलब ये है कि शरीर में कोई ना कोई रोग है। शरीर की सभी क्रियाओं का आधार जो है वो वात है। यानी इन तीनों तत्वों में यानी वात, पित्त और कफ तीनों जो तत्व कहें, धातु कहें, दोष कहें या 3 पिलर्स में वात जो है वो आधार है, बेस है। तो शरीर में परिवर्तन जो होता है वो पित्त के कारण होता है और शरीर का जो गठन है वो कफ के कारण होता है। यानी जो वायु ही है, जो शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, आप बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, भीतर भी जो क्रियाएं हो रही हैं वो सारी वात की वजह से ही हो रही हैं।
तो क्रियाओं का जो आधार है वो वात है, और इन तीनों तत्वों में प्रमुख भी वात ही है। और शरीर में परिवर्तन पित्त के कारण होता है, और शरीर का जो गठन हुआ है वो कफ के कारण होता है। तो तीनों की संतुलित मात्रा से ही ये शरीर चल रहा है। यानी एक इनमें आपकी जो मूल प्रकृति होती है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय कोई वात प्रधान होता है, कोई पित्त प्रधान होता है, कोई कफ प्रधान होता है। और बल्कि ऐसा भी कहा जाता है ऋतु के अनुसार जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका भी उसका प्रभाव पड़ता है कि किस प्रकृति का बच्चा होगा, वात का होगा, पित्त का होगा या कफ का होगा। माता पिता की प्रवृत्ति का भी, प्रवृत्ति और प्रकृति का भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि माता पिता की अगर कफ प्रकृति है तो डेफिनेटली बच्चे की कफ प्रकृति होगी ही होगी, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। और मैंने बताया ऋतु और मौसम का भी प्रभाव पड़ता है कि बच्चा माँ के गर्भ में कब आता है, यानी कब धारण हुआ है, वो कौन सी ऋतु थी, कौन सा महीना था, है ना, उसका भी इन जब जन्म होता है तो उसके ऊपर बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं आपका जो शरीर है, डायग्राम में आप अच्छे से देख लीजिए। आपका जो शरीर है इसमें त्रिदोष का स्थान कहाँ कहाँ है ना। तो आपका जो ये छाती वाला स्थान है ना, देखा होगा आपने, जो कफ बन रहा है वो यहाँ तक बनता है आपके, है ना, यहाँ तक ये कफ बन रहा होता है। आपकी छाती में कफ बनता है, आपकी नासिका से कफ आता है, आपके गले में कफ रहता है, आपके, है ना, माथे के ऊपर भी कफ रहता है, नजल कैविटी में। तो ये पूरा जो स्थान है ना, छाती और गला और गर्दन तक का, ये कफ का स्थान है। और आपके जो स्टमक से लेकर और लगभग नेवल तक का जो स्थान होता है वो आपका पित्त का स्थान होता है आपके शरीर में। और नाभि से नीचे का जो स्थान होता है ना, अपान वायु जहाँ होती है, वहाँ पर आपका पूरा, मतलब पैरों में नाभि से नीचे सारा शरीर आ गया है, वहाँ पर किसका स्थान होता है, वात का स्थान होता है। तो जो वात रोग होते हैं ये 80 प्रकार के होते हैं। आप इससे भी ध्यान लगा लीजिए कि नाभि से नीचे का हिस्सा तो काफ़ी बड़ा है, तो उतने ज़्यादा रोग हैं, तो 80 प्रकार के रोग माने गए हैं। पित्त हैं वो 40 प्रकार के रोग होते हैं, और जो कफ हैं वो 20 प्रकार के रोग होते हैं, है ना। तो ये शरीर में आपने स्थान को जाना। हालांकि मैंने बताया ना कि सभी की अपनी एक मूल प्रकृति होती है, किसी का वात प्रधान शरीर है, किसी का पित्त प्रधान, किसी का कफ प्रधान, लेकिन उसके अलावा भी प्रकृति कई बार बिगड़ जाती है। तो कई बार कुछ मिक्स प्रकृतियाँ भी हो जाती हैं, यानी वात और पित्त, है ना, मिक्स, वात या कफ या पित्त या कफ, या तीनों दोष बिगड़ जाते हैं, तो वात और पित्त कफ तीनों या संतुलित हो गए तो तीनों तरह की हो जाती है ना। तो इनका संतुलित रहना ही आपके स्वास्थ्य की निशानी है। और इनका असंतुलन, यानी किसी भी दोष का कम होना या ज़्यादा होना, यानी आपके शरीर में वात का प्रकोप हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आपको 80 प्रकार के रोग होते हैं। तो 80 प्रकार के रोगों में आपने देखा होगा कि ये भूत प्रेत जो आते हैं वो सब वात रोगों के अंतर्गत आते हैं, है ना। आपके जॉइंट्स में जो दर्द होता है पूरे शरीर में, है ना, वो वात रोगों की वजह से होता है ना। ये गठिया आदि जो भी होते हैं सब वात रोगों के कारण ही होते हैं। और वात प्रकृति का जो शरीर होता है वो कृशकाय होता है, दुबला पतला होता है। पित्त प्रकृति का जो शरीर होता है वो मध्यम होता है, सुडौल होता है। और जो कफ प्रकृति का शरीर होता है वो स्थूल होता है, थुलथुला होता है, मोटा होता है। तो ये सामान्य तौर पर 3 प्रकार की पर्सनालिटी का विभाजन भी कर सकते हैं। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो मनोविज्ञान में 3 प्रकार की व्यक्तित्व बताए ना। किसी साइकोलॉजिस्ट ने 2 प्रकार के बताए हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। किसी ने अंतर्मुखी बहिर्मुखी और मिक्स दोनों का, ना अंतर्मुखी ना बहिर्मुखी, है ना। किसी ने स्थूल काय, है ना। इस तरह से सेल्डन ने 3 प्रकार बताए हैं। तो इसी प्रकार आयुर्वेद में भी 3 प्रकार की प्रकृति हम बता सकते हैं। 3 प्रकार की प्रकृति से पर्सनैलिटी बता सकते हैं कि ये जो दुबला पतला व्यक्ति है वो वात प्रधान है, मीडियम है वो पित्त प्रधान है, और थुलथुल मोटा है वो कफ प्रधान है। तो 3 प्रकार की पर्सनैलिटी का भी हमें इससे पता चलता है।
तो और जो रोग है ना आयुर्वेद में, वो इन्हीं तीनों को आधार मान के ठीक किया जाता है। तो जो नाड़िया वैद्य होते थे प्राचीन काल में, जो बड़े अनुभवी वैद्य होते थे, वो आपकी नाड़ी को पकड़ते थे। आपके हाथ की नब्ज जो होती थी, जहाँ आप घड़ी बांधते हैं, उस नाड़ी को पकड़ते थे और उससे अनुमान लगा लेते थे कि ये वात प्रधान है या पित्त प्रधान है या कफ प्रधान है, और इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसी का वो उपचार करते थे और व्यक्ति ठीक भी हो जाता था। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बताते हैं कि जिसका कफ बड़ा होता है तो जो नाड़ी होती है, क्योंकि नाड़ी बड़ी सूक्ष्म होती है, उसको पकड़ना बहुत ही अनुभव का काम है। लंबे अनुभव के बाद ही, गुरु शिक्षा के बाद ही, है ना, आयुर्वेद की पूरी परंपरा को पढ़ने के बाद ही, जब लंबा चौड़ा अनुभव हो जाता है तभी आप पकड़ पाते हैं कि आपका वात बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है। यानी उस नाड़ी की गति को आप तभी पहचान सकते हैं। तो नाड़िया वैद्य आज भी हैं, देश के कई कोनों में आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके शरीर को देख के बता देंगे, आपके फेस को देख कर बता देंगे, आपकी नब्ज नाड़ी को पकड़ कर बता देंगे कि आप में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है या उसकी वजह से कौन सा रोग आपके शरीर में हो रखा है। तो सामान्य तौर पे बताते हैं कि अगर आप में कफ बढ़ा हुआ है तो आपकी नाड़ी की गति है ना, वो हाथी की तरह से होती है ना। आप में शायद, मैं हो सकता गलत भी हूँ, अगर वात बढ़ा हुआ है तो आपकी नाड़ी की गति सर्प की तरह से होती है ना। ऐसे पित्त का भी बताया जाता है एग्जाम्पल, शायद मेंढक की तरह फुदक के चलती है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो इस तरह से है तीनों का। तो वो अनुभवी वैद्य ही बता सकते हैं, उनका एक अपना आकलन भी हो सकता है, लेकिन कुछ किताबों में ऐसा लिखा रहता है कि आपके वात बढ़ा हुआ है तो सांप की है, पित्त बढ़ा हुआ है तो मेंढक की तरह से है, और कफ बढ़ा हुआ है तो हाथी की तरह से नाड़ी की गति होती है। तो इसमें हमने लिखा है कि तीनों दोष संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहते हैं। नाभि से नीचे पैरों तक का स्थान वायु दोष का माना जाता है। नाभि से हृदय तक का पित्त और हृदय से सिर पर्यंत तक कफ का स्थान माना गया है। अब देखिए, ये जो तीनों दोष है ना, ये हमारे पंच तत्वों से भी संबंधित है। यानी मानव जो शरीर है वो पंच महाभूतों से मिलकर बना है। ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, जान भी चुके हैं एक वीडियो में कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। तो ऐसा सभी योगी ग्रंथों में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि मानव शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, और इन्हीं पंच तत्वों से त्रिदोष अर्थात वात, पित्त, कफ की उत्पत्ति मानी गई है। इन्हीं से वात, पित्त और कफ की उत्पत्ति मानी गई है। तो इनका संबंध भी है, महाभूतों से भी इनका संबंध है। और डॉक्टर भंवर सिंह जी अक्सर कहते भी हैं, प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ, कि प्रवृत्ति और प्रकृति देखकर प्राकृतिक चिकित्सक को उपचार करना चाहिए। यानी रोगी की प्रवृत्ति क्या है, रोगी की प्रकृति कैसी है ना। यानी वो, हालांकि प्राकृतिक चिकित्सा में 5 तत्वों से चिकित्सा की जाती है, लेकिन पंच तत्वों से चिकित्सा भी तभी कर पाएंगे जब रोगी की प्रकृति का आपको ठीक से पता होगा, उसकी प्रवृत्ति का ठीक से आपको पता होगा। तो प्रकृति का मतलब वो बात कर रहे हैं किसकी, वात, पित्त, कफ की, कि उसके अंदर क्या बढ़ा हुआ है, कौन सा दोष बढ़ा हुआ है ना। और उसको समझ के फिर वो उसी तत्व से उपचार करते हैं। और प्रवृत्ति का मतलब कि रोगी किस प्रवृत्ति का है, यानी उसका स्वभाव कैसा है, वो गुस्सा करता है या बहुत ही शांत रहता है, इंट्रोवर्टेड है या एक्सट्रोवर्टेड है, ज़्यादा खाने वाला है, मांस मदिरा पीने वाला है, क्या करने वाला है। उसकी प्रवृत्ति को जानकर, अगर आपने उसकी प्रवृत्ति को पढ़ लिया, उसकी प्रकृति को पढ़ लिया, तो उपचार करना फिर बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये डॉक्टर भंवर सिंह जी जब हम चर्चा करते हैं तो अक्सर मुझे बताते रहते हैं कि अगर आपने रोगी की प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों को पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप उस पेशेंट की नब्ज को पकड़ गए और उस पेशेंट को आप उपचार दे सकते हैं, और वो पेशेंट बहुत ही जल्दी ठीक हो सकता है। अगर आपको उसकी प्रवृत्ति और प्रकृति समझ में नहीं आती है तो आपको उपचार करने में समय लग सकता है, रोगी को ठीक होने में समय लग सकता है, और हो सकता है उसके रिजल्ट भी अच्छे
ना मिले। तो प्राकृतिक चिकित्सा में भी, आयुर्वेद में भी, योग में भी इन प्रकृतियों का ध्यान रखना और प्रवृत्तियों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी माना गया है। तो देखिए, वात का संबंध है आकाश और वायु से, क्योंकि आकाश तत्व भी देखा होगा आपने, खुला होता है, स्पेस होता है, और वायु आकाश में बहती ही है ना। वात हल्का होता ही है तो वायु ऊपर उठती है ना। तो वात का संबंध वायु से है, तो वात से वायु हो गया, और आकाश ऊपर है ही खुला, है ना। जो शब्द आते हैं वो आकाश में तैर के आते हैं, वायु से संबंधित हैं। तो वायु और आकाश महाभूत से इस संबंध है ना, किसका? वात का। तो 5 भेद बताए हैं, है ना, वात के, वायु के। ये तो आपने जाना भी होगा, पढ़ा भी होगा, और एक वीडियो हमने बनाया भी है कि पंच जो प्राण होते हैं तो वात से संबंधित होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो पीछे चित्र में हम देख भी लेते हैं कि जो ये स्थान है गले से ऊपर का, ये स्थान, इसको क्या कहा है? इस स्थान को कहा है उदान वायु, है ना। और जो ये बीच का है, यानी नाभि से ऊपर का गले तक का, इसको प्राण वायु कहा है। और जो ये पित्त का स्थान हमने बना रखा है, यहाँ पर जो नाभि से नीचे का जो स्थान है ना, नाभि से हृदय तक का, इसको समान वायु कहा है। और जो हमने वात का स्थान बताया नाभि से नीचे, इसको पंच प्राणों में क्या कहा है? नाभि से नीचे के स्थान को अपान वायु कहा है ना। और 5वीं वायु जो संपूर्ण शरीर में निहित होती है, यानी जो व्यान है वो पूरे शरीर में होती है। तो ये 5 प्रकार के वात के भेद बताए हैं। और ऐसे पित्त हैं, पित्त का संबंध अग्नि और जल से है, अग्नि तत्व और जल तत्व से है। और पित्त दोष के भी 5 भेद होते हैं, जैसे वात दोष के भी 5 भेद हैं ना, इसी प्रकार पित्त दोष के भी 5 भेद हैं, यानी साधक पित्त, भ्राजक पित्त, रंजक पित्त, आलोचक पित्त और पाचक पित्त। तो इनका स्थान भी चिन्हित होता है। जब आयुर्वेद में और गहराई से हम पढ़ते हैं तो आलोचक पित्त है, उसका संबंध आँखों से है ना। पाचक जो पित्त है आपके जठर में होता है ना। ऐसे ही साधक जो पित्त है वो आपके हृदय में होता है। ऐसे जो 5 प्रकार हैं वो पित्त के हैं। कौन सा पित्त कहाँ पर रहता है ना। जैसे मैंने बताया, आलोचक पित्त है वो आपकी आँखों में रहता है, पाचक पित्त है वो आपके स्टमक में रहता है, साधक जो पित्त है वो आपके हृदय में रहता है ना। रंजक पित्त है शायद आपके लीवर में रहता है। तो 5 पित्त है ना वो अलग अलग शरीर के ऑर्गन में रहते हैं। तो पित्त अगर शरीर में ज़्यादा बनता है तो नुकसान हो जाएगा, आपको बुखार हो जाएगा, खुजली चलने लग जाएगी, और भी कई तरह के रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। तो जो भी आपके शरीर में देखा होगा ना, खाज, खुजली चलती है, बुखार होता है, ये सब पित्त रोगों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, शरीर में जहाँ भी दर्द होता है, और ये सब वात रोगों में आते हैं, भूत प्रेत सब वात रोगों में आते हैं। और आपके शरीर में अगर कफ बढ़ा हुआ है, जुखाम, खांसी, इस तरह का नज़ला, तो ये कफ रोगों के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कफ की। तो कफ रोग भी इस प्रकार के बताए हैं, है ना, खांसी, जुखाम, दमा, नज़ला, ये सब। तो कफ दोष के भी 5 भेद हैं, यानी सभी के 5-5 भेद हैं। एक होता है क्लेदक कफ, एक होता है अवलंबक कफ, एक होता है श्लेषक कफ, एक होता है बोधक कफ, एक होता है तर्पक कफ। यानी 5 प्रकार का कफ यहाँ पर बताया गया है, या कफ के 5 भेद होते हैं। क्लेदक कफ, अवलंबक कफ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों ने बताया मुझे कि सर आप है ना ऐसे पढ़ाएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, हम नोट कर सकते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बोर्ड पे भी हालांकि अच्छा है, लेकिन सर ये और भी अच्छा, इसमें क्लियर शब्द लिखे हुए हैं और बाइलिंगुअल लिखे हुए हैं तो और अच्छा रहता है। तो ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, योगसार पुस्तक में पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है योगसार, बहुत ही विस्तार से ये बेसिक कंसेप्ट वो क्लियर किए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बुक का लिंक भी लिख दूंगा आपको, है ना। अमेजन वगैरह पे आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर और भी ज़्यादा गहराई में आप जानना चाहते हैं
अगर आपका इस वीडियो से काम चल जाता है तो वेल एंड डन, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। और आप चाहते हैं कि मुझे और भी कुछ पढ़ना इस पुस्तक से, और भी जानकारी बढ़ानी है, और भी ज्ञान बढ़ाना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुस्तक का लिंक योग सार का दे दूंगा, तो वहाँ से आप अमेजन से अपने मंगवा सकते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में इन्हीं वात पित्त कफ को आधार मानकर रोगों का उपचार किया जाता है, और सभी व्यक्तियों की वात पित्त व कफ में से एक दोष से प्रधान प्रकृति होती है, ये पहले हम जान चुके हैं। इसी प्रधानता की वजह से शरीर का गठन भी होता है। वात पित्त और कफ के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण भी किया जाता है, जैसे हम बता चुके हैं ना, साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में किया जाता है ना, स्थूलकाय शरीर जो होता है ना, गोलाकाय, है ना, गीता में भी सात्विक राजसिक तामसिक प्रवृत्ति बताई है। ऐसे आयुर्वेद में वात पित्त कफ से आपके व्यक्तित्व का वर्गीकरण होता है। 3 तो ये हैं ही, वात पित्त कफ, और कुछ का मैंने बताया ना, एक तो प्रधान होती है, तो 3 का फिर और भी बन जाती हैं, 6-7 प्रकृति हो जाती हैं, यानी वात और पित्त मिक्स हो सकती है ना, वात और कफ मिक्स हो सकती है, पित्त और कफ मिक्स हो सकती है ना, ऐसे करके। आयुर्वेदानुसार वात रोग के 80 प्रकार, पित्त के 40 व कफ रोगों के 20 प्रकार माने गए हैं। तो ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे से, और इसलिए इनको त्रिस्तंभ कहा है, 3 पिलर्स ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है। और इसमें आयुर्वेद के जो मुख्य ग्रंथ है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, तो इनमें बहुत ही अच्छे से वात पित्त कफ को समझाया गया है, बताया गया है। तो आयुर्वेद बहुत बड़ी विद्या है, यानी जीवन का विज्ञान है आयुर्वेद, यानी अपने जीवन का पूरा साइंस, उसकी पूरी जानकारी आयुर्वेद में दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। प्रिय विद्यार्थियों, आपके मन में कोई भी सुझाव हो और कुछ बात इसमें छूट गई हो तो आप ज़रूर लिखिए, ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले और हमें भी पता चले। और आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, कोई भी सजेशन है, सुझाव है, तो निसंदेह निसंकोच आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हम उन पर ज़रूर ध्यान देंगे। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।